अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुख्तलिफ बहरानों से निमटने के बाद तरीन ग्रुप से निमटने का फैसला कर लिया है और अब एक बार फिर हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान सियासी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तरीन ग्रुप के अहम रुकन नज़ीर चौहान की ग्रुप से अलहदगी के बाद हुकूमत चाहती है कि ग्रुप के दीगर अराकीन भी तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान करें। आज अहम तरीन पेशरफ में हुकूमत ने तरीन ग्रुप के रुकन ओन चौधरी के सामने दो चॉइसेस रखी कि या वो ग्रुप से अलहदा हो जाए, यानी कि तरीन ग्रुप से अलहदा हो जाए, या वजीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर के ओहदे से इस्तीफा दे दें। जिसके जवाब में ओन चौधरी ने वजीर आजम इमरान खान के बजाय जहांगीर खान तरीन का साथ निभाते हुए वजीर आला पंजाब को तहरीरी इस्तीफा पेश कर दिया, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। अहम बात यह है कि ओन चौधरी सिर्फ पार्टी के रुकन या वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्त ही नहीं है, बल्कि वो वजीर आजम इमरान खान के राइट हैंड समझे जाते थे, निकाह के गवाह और ज़ाती मामलात के राजदार भी समझे जाते हैं। रवां साल अप्रैल में जहांगीर खान तरीन के खिलाफ दीगर मुकदमात बनाए गए थे, जिसके बाद ये ग्रुप सामने आया था, तरीन ग्रुप सामने आया था, जिसमें मुख्तलिफ एमएलएज और एमपीएस समेत कम अज़ कम 30 अरकान शामिल थे। और ये ग्रुप हुकूमत पर दबाव डाल रहा था और इल्ज़ाम लगा रहा था कि इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। इनका मुतालबा था कि शहजाद अकबर को इस मामले से अलग करके गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, मगर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और बजट की मंजूरी का मामला सामने आने के बाद हुकूमत ने ग्रुप को ठंडा करने की कोशिशें की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस ग्रुप से मुलाकात की, मुलाकात में इनके मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सुने और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र को ये टास्क दिया गया कि वो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात करें और रिपोर्ट पेश करें। जिसके बाद तरीन ग्रुप के लोगों ने यह दावा किया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जहांगीर खान तरीन को क्लीन चिट दे दी है और ख़ुद जहांगीर तरीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्हें इस्लामाबाद से ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। यानी हुकूमत जब कमज़ोर थी, उसे जब मुख्तलिफ बहरानों का सामना था, तब हुकूमत तरीन ग्रुप के सामने झुक गई। मगर अब जब हुकूमत मुख्तलिफ बहरानों से निकल चुकी है और तरीन ग्रुप की हिमायत से तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना चुकी है, वफाक और पंजाब के बजट को मंजूर करवा चुकी है और आज़ाद जम्मू कश्मीर और ज़िमनी इंतखाबात में उनको कामयाबी भी मिल रही है, तो अब हुकूमत ने तरीन ग्रुप से निमटने का फैसला किया। यानी कि अब हुकूमत मजबूत हो गई है और तरीन ग्रुप से निमटना चाहती है। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी पर अराकीन असम्बली को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग करने का इल्ज़ाम है, जिस पर आज उन्हें ग्रुप छोड़ने या हुकूमती ओहदे को छोड़ने की दो चॉइसेस दी गई। जिसके बाद ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन से साथ छोड़ने के बजाय इस्तीफे को तरजीह देते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज अपना तहरीरी इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। ओन चौधरी ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और फैमिली को नज़रअंदाज करके पूरे दिल और जान से पार्टी की खिदमत की, मगर मुझे इसका ये अजर दिया गया कि वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने से पहले ही मुझे बरतरफ कर दिया गया। इसके बाद मुझे बगैर किसी पोर्टफोलियो के वज़ीर आला का मुशीर बनाया गया, मगर मुझसे ये ओहदा भी छीन लिया गया और मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन आज वज़ीर आला ऑफिस ने मुझसे कहा मैं या तो तरीन ग्रुप से अलहदा हो जाऊँ या वज़ीर आला के स्पेशल कोऑर्डिनेटर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊँ। ओन चौधरी ने लिखा कि जहांगीर तरीन ने पार्टी के लिए बहुत खिदमात दी हैं, इसलिए उनका ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो पार्टी के सबसे वफादार रुकन से ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, इसलिए वो तरीन से ताल्लुक़ तोड़ने के बजाय हुकूमती ओहदे से मुस्ताफ़ी होने को तरजीह देंगे। ओन चौधरी ने बाकायदा हुकूमती ओहदा छोड़ के जहांगीर खान तरीन का साथ देने का फैसला कर लिया, जबकि इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पार्टी में रहेंगे और पार्टी में रहते हुए जहांगीर खान तरीन को इंसाफ दिलाएंगे। आपके बुरे वक्त के साथी हैं, ये जो बैग बनाकर बैठे हुए हैं आपकी खुशामद करने, इन्होंने जैसे ही गर्म हवा का झोंका है इन्होंने भाग जाना है। हम तो पार्टी का हिस्सा हैं, हम तहरीक इंसाफ में हैं, हम तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी है, इमरान खान हमारे लीडर हैं। तहरीक इंसाफ के लिए हम अपनी हर कोशिश करेंगे, तहरीक इंसाफ में जद्दोजहद करेंगे, तहरीक इंसाफ में रहेंगे, तहरीक इंसाफ से हम अपना हक लेंगे। ओन चौधरी कह रहे थे कि वो पार्टी में रहते हुए जद्दोजहद करेंगे, मगर अब उन्होंने हुकूमती ओहदा छोड़कर जहांगीर तरीन की हिमायत जारी रखने का फैसला कर लिया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत कितना आगे बढ़ती है। क्या हुकूमत मज़ीद अरकान असम्बली पर भी जहांगीर खान तरीन का साथ छोड़ने का दबाव डालेगी, यानी कि वो लोग जो तरीन ग्रुप में हैं उनसे या तो इस्तीफ़ा तलब किया जाएगा या उनसे ये कहा जाएगा कि आप जहांगीर तरीन की सपोर्ट छोड़ दें। और क्या तरीन ग्रुप के वो लोग जिन्होंने अभी तक रेड लाइन क्रॉस नहीं किए, क्या वो लोग भी अब मुकम्मल
तौर पे हुकूमत की मुखालफत में सामने आएंगे और इस्तीफे देंगे। आज की पेशरफ पर ग्रुप के अहम रुकन राजा रियाज ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ग्रुप के दीगर लोगों से भी इस्तीफे तलब किए गए तो वो भी इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, मगर वो जहांगीर खान तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजा रियाज ने यह भी कहा कि जो दबाव डाल के इस्तीफे लेने की कोशिश की जा रही है उससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। तरीन ग्रुप ने इन मामलात पर 8 अगस्त को इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अगले सियासी लाइमल का ऐलान मुतवक्को है। इन पूरे मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तरीन ग्रुप के रहनुमा नुमान लंगड़ियाल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं, और इस मौजू पर आने से पहले अब से कुछ देर पहले आपका भी इस्तीफा आ गया है, इसकी क्या वजह है, और ये भी ज़रा बताइएगा कि इस्तीफा आपसे तलब किया गया है, मांगा है, या आपने खुद इस्तीफा दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी है और मैं चाहूँगी कि मैं मुख्तसर सा आपको इसका जवाब दूँ कि जो पहले तो मैं अपनी वजाहत कर लूँ, चूँकि आपको पता है कि सियालकोट के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था उस दौरान ही मैंने रिज़ाइन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को सबमिट किया था, क्योंकि मैं उस इलेक्शन में खुल के खेलना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि जो इलेक्शन के लवाज़मात हैं कि आप अपने हलके के अंदर अपने धड़ों के साथ, अपने वोटर सपोर्टर के साथ जो है वो स्टेज पे नज़र आएँ। तो लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ये हुक्म था कि मैं इसको कंटिन्यू करूं और इस्तीफ़ा ना दूं, जिसकी वजह से मैंने उसको कंटिन्यू किया। चूँकि इलेक्शन ख़त्म हुआ और इलेक्शन के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मेरा कई दफ़ा इस पर डिस्कशन भी हुई, मुलाकात भी हुई। आज भी उसी सिलसिले की एक मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम जो था वो वज़ीर आला पंजाब ने मुझे पहुँचाया कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो वफाक में कोई ज़िम्मेदारी मुझे सौंपना चाहते हैं और उनका वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि मुझे वफाक में कोई ज़िम्मेदारी दी जाए और वज़ीर आला चाहते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स की टास्किंग जो है वो मुझे दी जाए, और लिहाजा हम आपस में डिस्कस करके इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमें आपसे क्या काम लेना है और पार्टी को कहाँ आपकी ज़रूरत है। चूँकि मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे जो गैर मुतज़लज़ल यकीन, एतमाद और उनके साथ जो जुड़ी मेरी कमिटमेंट है कि वो मेरे कैप्टन हैं, वो जहाँ मुझे खिलाना चाहेंगे मैं वहाँ खेलूँगी। और मैंने चूँकि वफाक के लिए आपको पता है कि जिन हालात में मुझे पंजाब में भेजा गया था उस वक्त एक स्पेशल टास्किंग थी, PDM पूरे अरूज पे थी, यहाँ पे जिस तरह की लॉन्ग मार्च की सियासत चल रही थी और यहाँ जो हालात थे उसको सामने रखते हुए लेकिन आप कह रही हैं यहाँ पंजाब में आपके इस्तीफे की वजह ये है गया। आज मैंने इस्तीफा दिया कि मुझे वफाक में जो काम करना है, क्योंकि मेरी मैंने सारी जो पॉलिटिक्स है पिछले 20 साल की वो वफाक की है। सही, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था क्योंकि आज अपने रेजिग्नेशन में आपके रेजिग्नेशन में आपने लिखा है कि पर्सनल ग्राउंड्स की वजह से आप इस्तीफा दे रही हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आप ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही, लेकिन आप कह रही हैं कि अब आपको वफाक में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म का ये इस्तेहकाक है और वज़ीर आला का इख्तियार और इस्तेहकाक है कि जहाँ डिसीजन लें मैं पार्टी की कारकुन के तौर पे वहाँ ज़िम्मेदारियाँ अदा करूँगी। लेकिन चूँकि मैं वफाक की खिलाड़ी रही हूँ हमेशा, वहाँ पे मैंने इलेक्शन भी लड़ा और मेरे सूबे से चूँकि नीचे मैंने अपना एक विंग जो है, अपना छोटा भाई आसन बरियार जो है उसको इलेक्ट किया है। तो हल्के के मसाइल जो हैं जो वफाक और सूबे के कम्बिनेशन से होने हैं, मैं चाहूँगी कि सूबे में वो जिम्मेदारियां अदा करें। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब, जब आपसे पहले इस्तीफा लिया गया था, जब आप वफाक में थी, तो आपने कहा कि आजम खान जिम्मेदार हैं, बाद में आपने कहा फवाद चौधरी साहब भी आपकी सीट के पीछे थे। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है पंजाब में आपके साथ इस मरतबा? नहीं, मेरी मर्जी से हुआ है और मैंने अपनी मर्जी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतरीन मफाद में ये कदम उठाया, क्योंकि इससे पार्टी को तक़वियत मिलेगी और पंजाब के अंदर मुझसे बेहतर कोई ऐसा शख्स जो मीडिया स्ट्रेटजी को और वज़ीर आला की इमेज बिल्डिंग बेहतर अंदाज से कर सके, मैंने खुद जो है इस सीट को खाली किया। ठीक है, अब आ जाते हैं इशू पर, क्योंकि हमारे साथ नुमान साहब भी मौजूद है। आपकी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि जो लोग तरीन साहब के ग्रुप में थे, जो उनके हामी थे,
उनको अब क्लियर चॉइसेस दी जाएंगी कि या तो आप वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं, पार्टी चेयरमैन के साथ हैं, या आप तरीन साहब के साथ हैं, और ये फैसला कर लें। अगर आप तरीन साहब के साथ हैं तो जो भी हुकूमती ओहदा होगा उससे आपको मुस्ताफी होना पड़ेगा। ये फैसला अब बाकायदा असूली तौर पे कर लिया है पार्टी ने। देखिए, पार्टी की तरजीहात और पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो पार्टी की लीडरशिप तय करती है। एग्जीक्यूट करना है और इम्प्लीमेंट करना है हमारी जो यहाँ प्रोविंशियल टीम है। अगर पार्टी ने ऐसे कोई कंसर्न और कोई ऐसी तरजीहात शेयर की हैं वज़ीर आला के साथ, तो मेरे नोटिस में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस वक्त जो हालात सूरत हाल है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए। पीटीआई के जो अरकान तरीन ग्रुप के अंदर हैं, या वो हमारे ओवरऑल इमरान खान के हरावल दस्ते के अंदर काम करने वाले वो तमाम पीटीआई के एमपीए और एमएनए, वो एक ही ख़ानदान का हिस्सा है। और अगर उनको इकट्ठे करके एक बेटर स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ाया जाए तो इस तसादम से हम रुक सकते हैं। लेकिन अगर तरीन ग्रुप या जिस तरह अन चौधरी साहब की स्टेटमेंट आप चला रहे थे कि किसी जगह वो इमरान खान के नज़रिए से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बेसिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी है उससे इनखराफ करते हैं, उससे इनखराफ तो नहीं किया, लेकिन जो चॉइस उनके सामने रखी गई डिसिप्लिन का हक आप हुकूमती ओहदा रख लें जो यकीनन इमरान खान साहब की मर्जी से मिला होगा, या आप तरीन साहब के साथ चले जाएं, तो उन्होंने कहा ओहदा साइड में रहने, मैं तरीन साहब के साथ जाऊंगा क्योंकि तरीन साहब वफादार हैं पार्टी के। जरा नुमान साहब से भी मैं राय ले लूं। नुमान साहब, क्या क्लियर मैसेज है आपके इस ग्रुप को? मैं कंक्लूड कर दूं, फिर उसके बाद आप बिल्कुल मैं नहीं, आप बेशक उनकी बात का जवाब ना दीजिएगा, सिर्फ एक आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश सिर्फ करना चाहती हूँ। देखिए, तरीन साहब की खिदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं है। अन चौधरी ने जिस तरह पार्टी के लिए काम किया वो भी काबिल सताइश है, लेकिन इस वक्त उनका बनाया हुआ अपने हाथों से जो आशियाना है वो कभी ना जहांगीर तरीन को ज़ेब देगा और ना अन चौधरी को कि वो इस आशियाने को बखेरें या मुंतशिर करें या इस आशियाने का नुकसान करें। और जिस शख्स ने मेहनत से घर बनाया हो उसको अपने हाथों से उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हमें दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मिल बैठ के इस मसले का हल तलाश मुझे इजाजत दें कि मैं नुमान साहब से सवाल करूं, फिर मैं अपने सवाल आपकी तरफ लेके आता हूं। बेसिकली आप उनकी बात का जवाब ना देना चाहे तो ना दीजिएगा। नुमान साहब, क्या आपके ग्रुप के सामने क्लियर अब मैसेज है पार्टी का कि या तो आप तरीन साहब के साथ हैं या आप इमरान खान साहब के साथ हैं? ये पैगाम आज वाज़ेह हो गया आपके ग्रुप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। मैं डॉक्टर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह उन्होंने पार्टी की मजबूती और पार्टी को एक ख़ानदान की लक़ब दिया। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप पिछले 4-5 माह पहले देखें कि जहांगीर खान तरीन साहब पर FIR चौक हुई और उस FIR के नतीजे में हम सब दोस्त जो उनके साथ इकट्ठे हुए इज़हार यकजहती के लिए, तो हमने उसको बड़ा करीब से देखा, बड़ा डेप्थ में देखा कि वो जो FIR थी वो जहांगीर खान तरीन साहब पर मुनासिब नहीं थी। उसका जो तरीक़ाकार था वो हमें मुनासिब नहीं लगा। उसके लिए हमने एक कोशिश की, जैसे किसी भी फैमिली में अगर कोई एक फर्द किसी परेशानी में आता है तो हम उस फैमिली के तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब के साथ चले और आपने देखा कि हम अपने कायद इमरान खान साहब को मिले, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, हमारे सब का मौक़िफ़ सुना और उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली उस पर अमल करवाया। अब इस सारे में आप देखें ना वक्फे में, तो किसी स्टेज पे हम बेशक टीवी टॉक भी हुई, मीडिया टॉक भी हुई, उसमें किसी जगह पर किसी एक फर्द ने भी ये नहीं कहा कि हम पीटीआई को कमजोर करना चाहते हैं, हम पीटीआई से बगावत करना चाहते हैं या हम कोई अलग अपना ग्रुप बना के पीटीआई को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और आज तक यही बात है। मैं आपको ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाए ना नुमान साहब। फिर हुआ क्या जब आप लोगों ने बजट पास करवा दिया पंजाब का, वफाक का, तो इसके बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सारे मामला हल हो गए हैं। तरीन साहब भी सेटिस्फाइड थे, राजा रियाज साहब ने कहा जो रिपोर्ट थी उसमें भी क्लीन चिट हमें मिल गई है।
फिर नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी एक और अहम वजह से हुई, जो उन्होंने बड़ा गलत एक किस्म का मजहब का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उन्होंने आके ऐलान कर दिया कि मैं तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे इस्तेमाल किया गया। फिर आज ओन चौधरी को बुला के कहा कि ओहदा छोड़ दो या जो है तरीन साहब का सपोर्ट छोड़ दो। तो ये हुआ क्या ऑल ऑफ अ सडन? फिर शहजाद भाई मैं आपको बताता हूँ, देखें ये जो ओहदे हमें हमारी पार्टी ने दिए हैं, हमारे कायद ने हमें दिए हैं, ये हमारे पास अमानत है। हम इन ओहदों को ना कोई मुश्किल रखने के मजाज हैं और ना ही हमारे ये मुश्किल ओहदे हैं। ये तो हमारी पार्टी का किसी वक्त भी हुक्म आए और वो हमें इत्माद में लेके कहें कि जी आप ये ओहदा छोड़ दें, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ओहदे तो आर्जी हैं, हम तो इसको पहले ही आर्जी समझते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि जब हम एक पार्टी में है, एक फैमिली में है, उसमें हर बंदा इज्जत चाहता है, एहतराम चाहता है और उसी बेस पे हम आगे पार्टी को लेके चलते हैं। अगर आज ओन चौधरी साहब से उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि जी आप ओहदा रखना चाहते हैं कि तरीन साहब के साथ रहना चाहते हैं या पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, अब देखें ओन चौधरी जहांगीर खान तरीन का फैमिली मेंबर है, उनका आपस में एक ही घर है। अब जब आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब का कल्चर है कि रिश्तेदारियां, दोस्तियां लोग निभाते हैं और अल्लाह एलानियां निभाते हैं। इस बेस पे अगर इस तरह की तफरीक करके किसी को हटाया जाए तो मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब बात है। तो आप समेत जो दूसरे लोग हैं जो तरीन साहब की सपोर्ट में हैं, वो क्या करेंगे अगर उनसे भी इस्तीफे मांगे गए? देखें मैंने तो आपको पहले गुजारिश की है कि बाइज्जत तरीके से जिससे मर्जी वो इस्तीफा ले सकते हैं, उन्हीं के दिए हुए ओहदे हैं, ये हमारे कोई मुस्तकिल ओहदे नहीं है। लेकिन तफरीक करके लिया जाए ओहदा के जी ये आप ग्रुप है, अब ग्रुप तो इन्होंने मैं समझता हूँ मेरे कायद इमरान खान की नज़र में ग्रुप तो कोई नहीं है, उसमें तो पार्टी है और वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। अब जो ग्रुप है, आप लोगों ने बाकायदा अपना लीडर भी जो है पार्लिमानी लीडर भी अपॉइंट किया था। देखिए मेरे भाई, वो पार्लिमानी लीडर तो मीडिया ने बना दिया, हमने तो उसे स्पोक्स पर्सन बनाया था कि किसी स्टेज पे किसी भी हमारे साथी का कोई तफजात है, कोई मामलात हैं, उसको मतलब कि वो लेके आगे सीएम साहब के पास या पीएम साहब के पास जा सकते हैं। तो इसलिए हमने तो ईमानदारी से इस पार्टी के साथ चले हैं और किसी स्टेज पे भी कोई बंदा ये कह दे कि आपने इस पार्टी को नुकसान पहुंचाया हो, इस पार्टी को कमजोर किया हो, तो फिर तो बात है। लेकिन दबाव तो आप डाल रहे थे ना, कोई भी लीडर चाहेगा कि मेरे लोग जिनको मैं ओहदे भी दे रहा हूं, जिनको मैं पार्टी टिकट दे रहा हूं, वो मुझसे वफादारी दिखाएं और मेरी बात पे यकीन करें कि मैं अगर कोई कार्रवाई कर रहा हूं या मेरी हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो मैं ठीक कर रहा हूं। तो आपने दबाव तो डाला ना उन पर। देखिए शहजाद भाई, मेरा जितने दोस्त हैं जहांगीर खान ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक है, किसी ने भी नहीं कहा कि हमारा कायद इमरान खान नहीं है। हमने हर जगह पे, हर स्टेज पे अपना कायद इमरान खान को ही तस्लीम किया है। हाँ, तो जहांगीर खान तरीन की अगर बात करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने तो पार्टी के अंदर बहुत नवाज साहब, तो अब क्या लाएमल होगा? मिसाल के तौर पे अगर यही जो आज ओन चौधरी साहब को चॉइस दी गई है, ये दूसरे आपके मेंबर्स को भी दी जाती है, तो फिर भी आप यही कहेंगे कि इमरान खान आपके कायद हैं, या आप अपना एक ग्रुप अलहदा बिल्कुल बना के बैठ जाएंगे या इस्तीफे दे देंगे या नई पार्टी बनाने की तरफ जाएंगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए हमारा तो बिल्कुल किसी किस्म का ये इरादा नहीं कि पार्टी छोड़ें, पार्टी नहीं बनाएं, अपने कायद को बदलें। हमारे सारे मामला अपने कायद के साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सियासत में हम आते हैं इज्जत के लिए, और इज्जत के अलावा इज्जत दो और इज्जत लो। हम इस स्टेज पे सियासत करते हैं तो हमारा अपनी पार्टी के साथ ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई उनके साथ कोई मसला है। बस हम पार्टी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो इज्जत बनती है, जो हमारा मुकाम बनता है, हमें वो दिया जाए। जहाँ तक ये कई ऐसे देखें पार्टी के अंदर ऐसे साजिशी लोग होते हैं, खुशामदी लोग होते हैं, जो ना सिर्फ अपने लीडर को खुश करने के लिए अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपना भी वो नुकसान करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से मेरे कायद को भी बचना चाहिए और पार्टी को भी मोहतात होना चाहिए। ठीक है, मैं जरा फिरदौस आसिफ अवान साहब से पूछा, क्योंकि नज़ीर चौहान साहब भी यही कहते थे, फिर आखिर में वो कह रहे हैं कि तरीन साहब ने मुझे इस्तेमाल कर लिया। आप लोग भी कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे जहांगीर खान तरीन के हाथों? शहजाद भाई आप बताएं मुझे कि जो बंदा इतने लाखों के वोट लेके आता है और बकायदा वो एक सियासतदान हो, वो भला इस्तेमाल हो सकता है?
ये तो अपने मतलब की चीजें होती है, जहाँ पे दिल किया आप अपना बयान दे लें, लेकिन इस्तेमाल कोई भी नहीं हो सकता। हर कोई अपने शौक से, अपनी अकल से और अपनी मर्जी से। डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर साहब ये बात तो सामने है ना कि जब बजट पास करवाना था तो फवाद चौधरी साहब भी मिले जाके, तमाम लोग आए और उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से, उनकी बात सुनी गई, बैरिस्टर जफर को भी लगा दिया गया कि आप देखें कि क्या मामला है जहांगीर खान तरीन का। जब आप लोगों के मामला तय हो गए हैं, अब इलेक्शन भी आप जीत रहे हैं, बाई इलेक्शन भी जीते, सियालकोट का हुकूमत मजबूत फील कर रही है, तो आप लोगों ने सोचा ऑपोजिशन तो दूर की बात है, जो हमारी पार्टी में मुखालफिन थे या जिन्होंने एक धड़ा बनाया हुआ था, अब उनके खिलाफ हम जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये तो वाज़ेह है ना बड़ा। पहली बात तो ये है कि शहजाद कभी भी किसी जमात के अंदर कोई जमात का ग्रोह नहीं होता है। जमात इट्सेल्फ एक अम्ब्रेला होती है और उसके नीचे तमाम अफराद होते हैं। ये सोच ही गलत है कि जमात के अंदर कोई ग्रोह बने या ग्रुप बने। दूसरी बात यह है कि उस पार्टी के अंदर विद इन पार्टी बनना और फिर वो प्रेशर ग्रुप बन के ब्लैकमेलिंग करने के जो ओवरऑल एक इमेज और इम्प्रेशन आया सामने मीडिया के ज़रिए कि शायद अरकान जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब का शोल्डर यूज़ करके अपने अपने हलके के लिए कोई मफाद लेना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर से अनड्यू फेवर मांग रहे हैं और अपने हलके की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वो बाकी मेंबरान से अलहदा तफरीक करके कुछ सेपरेट ओनरशिप चाहते हैं। ये रुझान भी जो है वो लीथल है, क्योंकि जब आपकी पार्टी है, आपकी अम्ब्रेला एक, उसके नीचे आप सारे मेंबरान हैं, तो फिर एक पैरिटी होनी चाहिए, सबके यकसा हकूक होने चाहिए, वहाँ पे पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। और ये तासुर पार्टी के अंदर आना ही गलत है कि कोई शख्स उठे और वो कहे कि मैं अपनी लीडरशिप के फैसलों से इख्तलाफ वरके मैं एक वक्त कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा और नुमान लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे सिरदस। वेलकम बैक। रहीम यार खान में मंदिर पर अफसोसनाक हमले के बाद पूरी कौम हिंदू बरादरी के साथ खड़ी है और इनके दुख और दर्द में बराबर की शरीक है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत सब इस वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए हम आवाज़ हैं। आज मंदिर पर हमले के अस्कुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म देने के साथ साथ अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म देने के साथ साथ अहम रिमार्क्स भी दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया गया, इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचें, अगर मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का रद्द-ए-अमल क्या होता। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश करते हुए कहा कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं किया। समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही है। अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि सरकारी पैसे से मंदिर की दोबारा तामीर की जाए। इसके जवाब में आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हमले के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने, शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस ने 8 साला बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया। 8 साला बच्चे को मजहब का क्या पता। क्या पुलिस वालों के 8 साल के बच्चे नहीं होते? क्या पुलिस को 8 साल के बच्चे का जहन का अंदाजा नहीं है? बच्चे को गिरफ्तार करने वाले एसएचओ को बरतरफ करें। जिसके जवाब में आईजी पंजाब ने मुतल्लिका एसएचओ की बरतरफी की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद अदालत ने समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आज कौमी असेंबली में भी रहीम यार खान में मंदिर पर हमले पर बात हुई, इसकी मजम्मत की गई। अरकान असेंबली ने इस हमले पर अफसोस का इजहार किया और मंदिर पर हमले के खिलाफ वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। आज कौमी असेंबली में मंदिर पर हमले की मजम्मत की गई और इस हमले के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। इसके अलावा कल वजीर आज़म इमरान खान ने भी इसका नोटिस लिया था और वजीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा था कि रहीम यार खान में मंदिर पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। आईजी पंजाब को जिम्मेदारों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने और पुलिस की गफलत पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे दी है। हुकूमत मंदिर भी बहाल करेगी। ये कल ट्वीट था वजीर आज़म का। मंदिर पर हमले का वाकया 3 दिन पहले पेश आया था। रहीम यार खान के इलाके भूम के एक मंदिर में मुश्तइल हमलावरों ने तोड़फोड़ की, मूर्तियों को निशाना बनाया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। अहम बात यह है
कि पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन है। पाकिस्तान का कानून अक़लियतों का मुहाफ़िज़ है, लेकिन बदकिस्मती और कानून नाफिज करने वालों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से यहाँ ऐसे कई वाक़यात हो जाते हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं। रवां साल मार्च में रावलपिंडी में, जबकि पिछले साल मुख्तलिफ शहरों में कम अज़ कम ऐसे 6 वाक़यात हो चुके हैं। और ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, जिसके बानी कायदे आज़म ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि आप आज़ादी से अपनी अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं और पाकिस्तान में सब बराबर हैं। ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं। वो रियासत मदीना जिसकी बुनियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, जिसमें अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। इस्लाम ने बाकायदा तालीम दी है कि अक़लियतों के साथ किस तरह से पेश आना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, जो किसी ज़िम्मी को कत्ल करे जिसके लिए अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िम्मा हो, तो उसने अल्लाह ताला का ज़िम्मा तोड़ दिया। वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 70 साल की मुसाफत से आती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके खुलफाए राशिदीन ने भी इसी रिवायत को जिंदा रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में गैर मुस्लिम शहरियों को मुसलमानों की तरह हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। आपके दौर में जब इस्लामी लश्कर रवाना होता तो आप सिपा सालार को हुक्म देते कि ईसाइयों की इबादत गाहों को ना गिराना और ना बूढ़ों को कत्ल करना, ना बच्चों को, ना छोटों को और ना औरतों को कत्ल करना। गौर करने की बात यह है कि जब इस्लाम हालत जंग में अक़लियतों की जान और माल और इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ात की बात करता है तो ज़माना अमन में इसकी अहमियत मज़ीद कई गुना बढ़ जाती है। अहद नबी और खुलफाए राशिदीन के दौर में अक़लियतों को जो हुकूक दिए गए थे उनकी अक्कासी हमारे आइन में भी नज़र आती है। आइन पाकिस्तान कहता है कि हर शख्स को अपने मज़हब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग का हक़ है। आइन में किसी भी मजहबी अक़लियती ग्रोह की इबादत गाह की हिफाजत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत और इंतज़ामिया की है। जब ऐसे वाक़यात होंगे तो मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मामला हुआ है रहीम यार खान में, इसको एक टेस्ट केस बनाना चाहिए। और बात सिर्फ कानून की अमलदारी पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमें अपने समाजी रवैयों को भी बेहतर करना होगा। अदम बर्दाश्त ख़त्म करके दूसरे के साथ रवादारी से रहना सीखना होगा। माशरे की अक्सरियत दूसरों की इबादत गाहों पर हमले को बुरा समझती है, मगर ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनके तर्ज अमल से पाकिस्तान की बदनामी होती है, इस्लाम की बदनामी होती है। इसीलिए इस तर्ज अमल को रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा ताकि ऐसे वाक़यात रोके जा सकें। इन वाक़यात से नफरत का इजहार करना होगा ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। सिर्फ वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ का जो स्टे था लंदन में, उसको मज़ीद एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है होम डिपार्टमेंट ने, और जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है उस पर अब अपील भी दायर कर दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म है। इस पर नूली का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस बात का क्रेडिट भी ले रही है। और इस पर आज मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वीज़ा इशू पर ऊपर से लेकर नीचे तक हुकूमती ओहदेदारों की छलांगे इस बात की अलामत है कि नवाज शरीफ किस बुरी तरह इनके आसाब पर सवार हैं। नवाज शरीफ से ज़हनी शिकस्त खा चुकी इस जाली हुकूमत को मालूम है कि अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान का हाल है बल्कि इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की सूरत में इनको दीवार पर अपनी शिकस्त साफ लिखी नज़र आ रही है, जिसको बाकी शायद बाद में पढ़ें, लेकिन आज ही पढ़ चुके हैं। किसका कद काट कम करने की कोशिश से किसी का कद जो है वो छोटा नहीं हो सकता, ये मरीम नवाज़ ने आज अपने ट्वीट में लिखा है। इस पर बात भी करेंगे। शहजाद अकबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों ने पहले बात की थी कि डिपोर्ट करेंगे नवाज शरीफ को, फिर आपने कहा कि एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकती है, तो हमारा फोकस जो है वो मुकम्मल तौर पर डिपोर्टेशन पर ही होगा। लेकिन ये जो मामला है, जो उनका स्टे है नवाज शरीफ का, उसको अब एक्सटेंड नहीं करा होम डिपार्टमेंट यूके, तो इसमें ये तमाम कार्रवाई उन्होंने अपने कानून के मुताबिक भी की है, अपने तौर पे की है, या कोई अमल दखल है इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का? जी देखिए शहजाद, इसमें अगर आप लीगली देखना चाहेंगे तो बड़ा एक चीज़ समझने के लिए है कि जो इमिग्रेशन के मैटर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई की हुई थी और उसमें ऑफ कोर्स उन्होंने बरतानिया ने, चाहे वो एक्सट्रेडिशन का मामला हो या उनकी डिपोर्टेशन का हो या वीज़ा का कैंसलेशन का हो, तीनों सूरतों में उन्होंने अपने बरतानिया के इमिग्रेशन और दीगर कवानीन के सामने रख के फैसला करना है।
जब इन्होंने अपने एक्सटेंशन की अपील दी तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमने बरतानवी जो वजीर दाखिला हैं उनको एक 2 अक्सी मकतूब लिखे, जिसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पे जो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले हैं इनके लंदन जाने से मुतल्लिका, एक तो वो फैसले हैं जिनमें इनको सजाएं हुई हैं, दूसरा इनके बरतानिया जाने से मुतल्लिका किस कंडीशन पे गए हैं और किस गर्ज के लिए गए हैं और जाने से पहले इनका लीगल स्टेटस क्या था, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम का था और सजा काट रहे थे। अब उसके ऊपर जब हमने उनको मतलब किया कि जी पाकिस्तान से तो ये हेल्थ ग्राउंड पे इन्होंने दिया और अंडरटेकिंग भी दी, उस अंडरटेकिंग का एक हिस्सा ये था कि इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को अपने सेहत और उसके इलाज से मुतल्लिका आगाह रखना है, जो इन्होंने आज तक नहीं किया। हमारी इतला के मुताबिक बरतानिया में इन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, लिहाजा आप भी जब अपने कानून के मुताबिक इनका केस कंसिडर करेंगे और इन्होंने एक्सटेंशन की दरखास्त मेडिकल ग्राउंड पे दी थी तो आपको ये चीजें सामने रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे कहने पे फैसला करें, लेकिन आपके अपने कानून के मुताबिक हम ये हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन जो होता है वो रेलेवेंट होता है किसी भी फैसला साजी के लिए। तो अब उस पर जो बरतानवी हुकूमत ने, उनके वजारत दाखिला ने फैसला किया कि इनका वीजा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो उसका साफ मानी ये है कि जिस ग्राउंड के ऊपर ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं वो ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती और उससे बरतानवी वजारत दाखिला जो है वो एग्री नहीं करती। ऑफ कोर्स उनके कानून के मुताबिक ये अपील करेंगे, अपील का भी फैसला होगा और जो डिपोर्टेशन है वो अभी भी ऑन कार्ड है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका लीगल स्टेटस जब तयन हो जाएगा और वो बरतानिया में अगर अपनी अपील भी हार जाते हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया का पहले भी एक मुआहदा था, अभी हम दोबारा वो मुआहदा करने जा रहे हैं कि जो वीजा वायलेटर्स होते हैं उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि नवाज शरीफ और किसी और पाकिस्तानी को जो बरतानिया में है एक ही तराजू से तोला जाए, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। सही, लेकिन शहजाद इकबाल साहब आप कह रहे हैं कि आपकी राब्ते थे, आपने कम्युनिकेट किया था उनको कि किन ग्राउंड्स पे वो गए हैं और अब जब एक्सटेंशन उनको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब मेडिकल ग्राउंड्स वाली बात से मुत्तफिक नहीं नजर आती यूके होम डिपार्टमेंट। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो इमिग्रेशन लॉज को समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अपील उन्होंने ट्रिब्यूनल में की है 9 महीने 15 महीने 20 महीने लग सकते हैं कि उसका फैसला है और इसके बाद भी उनके पास एक और ऑप्शन होगा अदालत जाने का। तो यानी कि अनकरीब भी नवाज शरीफ आते हुए नज़र तो नहीं आ रहे और इसीलिए नून लीग भी बड़ी मुतमईन है इस बात से कि अभी भी उनका लीगल स्टेटस वही है जो पहले था। देखिए, जहां तक मुस्लिम लीग नून के इत्मीनान का ताल्लुक है तो एक तरफ वो एक शख्स को अपना लीडर कहते हैं और दूसरी तरफ उस शख्स को मुल्क से और कानून से भगाया हुआ है, तो मैं तो ये तजाद समझने से कासिर हूँ। लेकिन दूसरी जो अहम बात है कि जो आपके जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कितना अर्सा लगता है, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली उससे एग्री नहीं करता, बिकॉज जो लीगल स्टेटस है मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद ये कोविड की वजह से और चूंकि वहाँ पे दफातर और अदलिया जो है वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही, लेकिन जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल होता है उसमें 1.5-2 साल नहीं लगते। ओवरऑल मैं नहीं कह सकता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में भी अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो उनके पास एक जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन भी है, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें पैरेलल चल सकती हैं, इसमें कोई वो ऐसा मसला नहीं है और इनकी एक्सट्राडिशन भी पाकिस्तान फाइल कर सकता है, उसका जो फेट है वो अलग से डिसाइड होगा। तो ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चीजें हैं। देखिए, बात है कानून की। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि नवाज शरीफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, मशहूर मुजरिम हैं, उनको पाकिस्तान वापस लाना पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर लाजिम है, चाहे वो हमारा हाई कमीशन हो, हमारी वजारत खारजा हो, दाखिला हो या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो। तो उसके लिए आपको बारहा ये कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो हुकूमत को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सरजनिश हो चुकी है कि हमें ज्यादा फोर्सफुली परसू करना चाहिए उनको वापस लाने के लिए। तो हम तो पाकिस्तान का जो कानून है उसकी इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अब अगर पीपल्स मुस्लिम लीग नून इस कानून को, इस अदालत को नहीं मानती तो ये उनका एक अपना जाती फैसला हो सकता है। लेकिन साहब इस पर नून लीग का ये बड़ा वाज़ेह अब तो मौक़िफ़ है कि जो फैसला करने वाले लोग थे वो हुकूमती लोग थे। हुकूमत ने ये फैसला किया कि नवाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए इलाज के लिए और इसलिए नवाज शरीफ बाहर गए थे, तो वो तो सारा का सारा जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं कि ये हुकूमत का फैसला है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ये हाफ ट्रूथ है, नवाज शरीफ को निशानी हमदर्दी की बुनियाद पे और उस वक्त जो इनकी मेडिकल कंडीशन पेश की गई हमारी काबीना की सब कमेटी के सामने, जिसका मैं भी हिस्सा था,
उसको सामने रखते हुए उन्हें बाहर जाने की कंडीशनल इजाजत दी गई, और वो कंडीशन ये थी कि जो इनके ऊपर जुर्माना आयद है इनके केसेस के अंदर, उसका ये ज़र जमानत रखेंगे और बाहर जाएंगे। इस फैसले को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने वो ज़र जमानत वाली शर्त खत्म कर दी और पर्सनल अंडरटेकिंग नवाज शरीफ की अपनी और शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल अंडरटेकिंग पे जाने दिया गया। तो नून लीग को थोड़ा सा सच बोल भी लेना चाहिए कि हमने परमिशन कंडीशनल दी थी, कोर्ट की तरफ से परमिशन थी कि आप पर्सनल अंडरटेकिंग पे चले जाएं, तो वो इस वक्त पर्सनल अंडरटेकिंग पे गए हुए हैं। सिर्फ हुकूमती फैसला नहीं है, अदालत का फैसला भी शामिल है। सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप टाइम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा नवाज शरीफ साहब की ट्रिब्यूनल में। आप कह रहे हैं कि इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होगी अदालती, उस पर कितना वक्त लग सकता है। एक और अहम इशू पे बात करनी है। नज़ीर चौहान साहब के साथ जो मामला था, उन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया आपके खिलाफ, आपने FIR करवाई, उनके खिलाफ केस करवाया, बाद में आपने उनको माफ़ कर दिया, उनको बेल भी मिल गई है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि 2 दिन पहले फयाजुल हसन चौहान के साथ वो खड़े रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया और ये फला बातें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सियासत में कोई मोरालिटी होनी चाहिए, कोई एथिक्स भी होने चाहिए? क्या मुकाबला है वज़ीर आज़म इमरान खान का, पार्टी चेयरमैन है और एक MPA से, और फिर भी आप लोगों ने अब अपनी सियासत करने के लिए, तरीन साहब के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ खड़े रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। जो शख्स आपके लीडर के खिलाफ बात करे, जो मजहब का इस्तेमाल करे, क्या उसको बिल्कुल पार्टी से अलहदा नहीं कर देना चाहिए, आइसोलेट नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि बगल में उसको साथ खड़े रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और अपनी सियासत चमकाएं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आपका जो सवाल है, जो सवाल से तजरिया है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसे ख्यालात हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता। 2 चीजें हैं। पहला तो मामला ये है कि जो नज़ीर चौहान साहब की तरफ से पहला मजहब का एक कार्ड इस्तेमाल किया गया, वो तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सियासी बुनियाद पे है और गलत काम था, नहीं होना चाहिए था। और मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम मीडिया ने, जितने सोचने बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि असूली तौर पे ये एक गलत ट्रेंड है और इसे हमें सबको बहसीयत कौम मिल के जितना भी इसको हमें रोकना चाहिए, फोर्स के साथ रोकना चाहिए। तो इसमें कोई सियासी पॉइंट सिक्योरिटी की बात नहीं है, क्योंकि मेरा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट था कि देखिए, कोई शख्स, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, अब मैं प्राइवेट लाइफ में नहीं हूँ, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, कोई भी मजहबी बात, आप किसी को इस्लाम से बाहर कर देते हैं, किसी को फिरके की बुनियाद पे कर देते हैं। हमें माशरे में ऐसा अदम बर्दाश्त नहीं लाना चाहिए और किसी एक शख्स को दूसरे के ऊपर ये कोई हक हासिल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये किया तो उनको अलग करें ना पार्टी से। ऐसे लोगों को क्यों फिर आप साथ मिला के अपने मुखालफिन या तरीन साहब के खिलाफ बात करवाएंगे? क्यों ये करेंगे? की तरफ से कोई इस किस्म का कोई नहीं था कि उन्होंने कोई बयान देना है। वो खुद बाहर आए, उन्होंने मुझसे माजरत भी की और मैंने भी देखी, चूंकि उस वक्त वो माजरत भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। वो ऐसा नहीं है कि कोई हमारी सुलह हुई, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और वो सब कुछ हुआ। उसके बाद अगर वो आज खुद आके, बेशक उनके साथ फयाजुल चौहान साहब खड़े थे, लेकिन उन्होंने वो बयान आज खुद दिया, वो जो भी था कि जी मुझे किसी के कहने पे किया गया था, लेकिन आपने मुझे तो नहीं देखा, या मेरा नहीं ख्याल कि किसी और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स में से किसी उस चीज को दोहराया भी हो। हम ये समझते हैं और मेरा तो ये बड़ा सुली सा मौक़िफ़ है कि ऐसी चीजों को, चाहे पार्टी लेवल हो, पॉलिटिकल लेवल हो, कोई भी हो, उसको डिस्करेज करना चाहिए, किसी सूरत इनकरेज नहीं करना चाहिए। इनका तो एक मामला था, ये अपने केस की वजह से जेल गए, बाद में आपने माफ किया, बेल भी इनको मिल गई, लेकिन अब क्या आपकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि जो जहांगीर तरीन के साथ थे, अब उनको ये चॉइस दे देनी है कि क्या आप उनसे वफादारी पूरी करेंगे या आप वजीर आजम और पार्टी चेयरमैन इमरान खान के साथ हैं? क्या ये वाजे कर दिया ओन चौधरी के इस्तीफे से? तो ये बात काफी हद तक क्लियर है। देखें, जो मामला है जहांगीर तरीन साहब का, वो तो अब अमली सियासत में तो उनका कोई किरदार नहीं है। उनको अपने केस को लेके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थी, बिल्कुल पार्टी के कुछ लोगों ने उन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया, बात की, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी पार्टी लेवल पे एड्रेस किया गया और सिंपल एक चीज कही गई, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चीजें होंगी, किसी को कोई भी बेनिफिट या नहीं दिया जा सकता। जहां तक पार्टी डिसिप्लिन की बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी के अंदर कोई ग्रोह बंदी हो सके, वो कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहे PMLN हो, PPP हो और PTI हो। तो डिसिप्लिन की बात है और अगर किसी को आज फारिग भी किया गया है या किसी से इस्तीफा लिया गया है, तो वो पार्टी के अपना एक डिसीजन है। आप अगर इलेक्टेड नहीं है, यू सर्व एट द विल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो अगर विल नहीं है तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो है बाकी अरकान के खिलाफ भी लिया जाएगा, उनको भी इसी तरह की चॉइसेस दी जाएंगी?
देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप जो चेयरमैन है उन्होंने फैसला करना है और वो बिल्कुल फैसला करते हैं। और ये मेरा ये ख्याल है। और दूसरी चीज परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है। अगर कोई शख्स जिसको जो रोल अदा दिया गया है, अगर वो बेहतर तरीके से, अगर देखिए किसी का रोल ये है कि उसने पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर मावनत करनी है और उसका कंडक्ट ऐसा हो कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर ज्यादा मसले पैदा कर रहा हो, तो आई थिंक ही इज नॉट डूइंग द जॉब। सो अगर आपको उस ओहदे से हटा दिया जाता है तो दिस इज वेरी फेयर। मुख्तसर मुझे बता दीजिएगा, आपने कहा कि हमने उनको क्लियर कर दिया कि किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, जो कानून है उसके मुताबिक ही कार्रवाई होगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें बता दिया गया है कि क्लीन चिट है। राजा रियाज साहब ने कहा था क्लीन चिट मिल गई है हमें। देखिए, मैं अब उनकी किसी चीज के ऊपर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उनके केसेस अपनी जगह मौजूद हैं, आज भी उनके उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अगर क्लीन चिट तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स दे सकता है जो उनके केस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। मेरा नहीं ख्याल भी किसी और शख्स को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये इख्तियार हासिल है कि मैं किसी को क्लीन चिट दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। इस पर लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ का कहना है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी से अगर ताल्लुक़ रखते हैं मुर्तज़ा वहाब तो वो बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। कराची से उनका ताल्लुक़ है, कराची के जो मसाइल हैं उनसे वो बखूबी वाकिफ़ हैं, और पीपल्स पार्टी भी कराची में काम करेगी क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल स्टेक भी होगा। लेकिन एक राय जो इससे मुख्तलिफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इंक्लूडिंग गवर्नर इमरान इस्माइल इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि एक तो ये तय हुआ था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुशावरत से लगेगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लगेगा, और वफाक और सिंध हुकूमत की मुशावरत से लगेगा, और वो शख्स गैर सियासी होगा और उसको तजर्बा भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। गवर्नर हाउस के अंदर एक बैठक हुई थी, उसमें वज़ीर आला साहब तशरीफ़ लाए थे अपनी टीम के साथ। वज़ीर आज़म साहब उस मीटिंग को हेड कर रहे थे, अस्करी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। इसमें यह तय हुआ, कमिटमेंट हुआ, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी, और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और दोनों फरीकैन की मुशावरत से होगा। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा था। इस पर मजीद बात भी करेंगे। खुर्रम शेख ज़मान इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। खुर्रम साहब, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था जब नाम आ रहा था कि मुर्तज़ा वहाब को बनाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, अब तो बना दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मिलकर काम करेंगे? वफाकी हुकूमत के भी बड़े मंसूबे हैं कराची में, सिंध हुकूमत के भी हैं, उनको मिलकर आगे बढ़ाएंगे और सपोर्ट करेंगे कराची एडमिनिस्ट्रेटर को? नहीं, देखें, आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। आपने जिस तरह फरमाया कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो कराची आइट हैं, तो आपको लग रहा है कि जो बाकी इनके मिनिस्टर्स हैं कराची आइट नहीं है? ये तो सब यहीं पे रहते हैं, इन सब का सारों के घर डिफेंस के अंदर हैं। कराची के हालात क्या इन्होंने नहीं देखे? और देखें, दूसरी बात मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक कानून है, हमने कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी जमा कराई है कि 120 दिन के बाद जब टेन्योर पूरा हो जाता है तो ये इंटरिम पीरियड होता है। 120 दिन के बाद आप पाबंद हैं कि आपने सूबे के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो करवाने हैं। तो हमने तो गुजारिश भी कर ली है कोर्ट से कि फौरी तौर पे 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, और हम यकीन करते हैं कि इलेक्शन ज़रूर होंगे। दूसरी मेरी गुजारिश आपसे ये कि जब वज़ीर आज़म साहब कराची आए तो हमने कड़वा घूंट पिया ना। क्या आप समझते हैं कि हम कभी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकते थे? एक करप्ट सियासी जमात, एक नाकाम सियासी जमात जो 13 साल के अंदर भी शहर के लिए कुछ नहीं कर सकी, ये कड़वा घूंट हमने पिया। हमने कहा ठीक है, कराची की खातिर साथ बैठते हैं, अरबों रुपए कराची में आ रहे हैं, वो पैसा खर्च होगा। लेकिन आपके सामने इफ्तिखार शिलवानी साहब को जब लगाया था तो वापस में मुशावरत के साथ लगाया था। लिहाजा ये मुर्तज़ा वहाब तो इनके ब्लू वाइट बॉयज़ हैं, ये इनकी तरह और बाकी इन्होंने जो डायरेक्टर्स लगाए हैं, आजकल आप देख रहे हैं जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। सो कराची को इन्होंने कुछ भी नहीं देना है, कराची को वही इनके ज़रिए जो है बेबसी मिलनी है। हमने तो देखा नहीं कि 13 साल में कराची को कुछ मिल सका। मुर्तज़ा वहाब ने क्या तीर मार देना है? का पहले आपने और आपके साथियों ने इजहार किया था, आप उस पर कायम है, लेकिन कल मुर्तज़ा वहाब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बताया कि मैं अभी गवर्नर हाउस से आ रहा हूं, मेरी वहां पे मुलाकात हुई है, सीएम मुराद अली शाह भी मौजूद थे, और ये कहा इमरान इस्माइल साहब ने कि ठीक है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन क्योंकि अब फैसला हो चुका है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने गुड लक विश किया उनको।
नहीं, मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बात नहीं है। हम इनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज करेंगे। इनफैक्ट आर्टिकल 140A के तहत जो हमने एक CP फाइल की हुई है, उसके अंदर भी हमने क्लॉज डाला हुआ है कि इन दिनों के दौरान, जो कि इंटरिम पीरियड है, किसी भी सियासी शख्स को तैनात नहीं किया जा सकता है। दूसरी देखें, असल में बात क्या है, बेसिक बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम रह गया। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे। कल इमरान इस्माइल को कोट करके मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब आप अपॉइंट हो चुके हैं तो आप काम करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन खुर्रम शेख ज़मान कह रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट को चैलेंज करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।